नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जो स्टेट्समैन होते हैं उनके पास एक विज़न होता है और वो विज़न होता है बहुत लॉन्ग टर्म, लंबी दूरी, लंबी सोच होती है, लंबे समय के लिए सोच होती है। उस पर वो काम करते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं तब दिखाई नहीं देता है कि वो कितनी दूर की सोच रहे हैं। इस तरह के इस समय देश में नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरह के नेता होते हैं छुटभइये नेता, जिनकी सोच तात्कालिक विषयों तक रहती है। अभी इसी क्षण क्या है उसी में जीते हैं। उस तरह के नेता हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा। अब आप देखिए, कई बार होता है ना, बच्चों को देखा होगा आपने, अपने घर में भी देखा होगा, पास पड़ोस में रिश्तेदारों में भी देखा होगा कि बच्चे जब ज़्यादा परेशान करने लगें तो उनको एक झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, एक खिलौना पकड़ा दिया जाता है, उसी में उलझे रहें। तो राहुल गांधी के हाथ में इस समय SIR नाम का एक झुनझुना है, उसी को लेकर बजाते घूम रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनके साथी इस समय कर क्या रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहुत दूर की सोच रहे हैं। देश की बात आज नहीं करते हैं, आज केवल राजनीतिक बात करते हैं। राजनीतिक रूप से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर चल रही है। अब वो छोटे छोटे कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो लंबी छलांग लगाना चाहती है, और लंबी छलांग लगाने के लिए ज़रूरी है आपकी अपनी ताकत। तो उसके विरोधी जब आपस में झगड़ा करने में और गाली गलौज में लगे हुए हैं, तब भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बढ़ा रही है, संगठन की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से, और उसके अलावा नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व की दृष्टि से। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। और 2024 में जो उसकी सीटें घटी हैं उस पर मत जाइए, उसके आधार पर आकलन करेंगे तो गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। सीटें घटना, मेरा मानना है कि एक तरह की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वरदान साबित हुआ है बीजेपी के लिए। अगर सीटें बढ़कर आई होती तो शायद बीजेपी अभी जो है इस मोड में ना आती जिस मोड में अभी आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य है पूरे देश में अपना सांगठनिक और जनाधार तैयार करना। अभी केवल सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ। सत्ता में कहाँ आएगी नहीं आएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जब तक आपके पास संगठन और नेतृत्व का आधार नहीं होगा तब तक सत्ता आपके पास नहीं आ सकती। आएगी तो तात्कालिक रूप से दुर्घटनावश आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। एक, जिन राज्यों में सत्ता में है, आमतौर पर होता यह है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है कुछ समय बाद उसकी नज़र होती है कि अगला चुनाव कैसे जीते। भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में नहीं सोचती। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम अगले कई चुनाव कैसे जीतते रहें, हार ही ना हो हमारी। ऐसा नहीं होता कि किसी की हार ना हो, लेकिन अगर आप जीत का लक्ष्य लेकर चलेंगे तो हो सकता है हार भी कभी मिल जाए, लेकिन जीत तभी सकते हैं जब जीतने की आपके अंदर इच्छा हो, बलवती इच्छा हो। वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश में और किसी पार्टी में दिखाई नहीं देती है। सभी पार्टियां केवल तात्कालिक लाभ की दृष्टि से सोचने में व्यस्त हैं। तो एक प्रोजेक्ट तो भाजपा के ये है। दूसरा प्रोजेक्ट है भाजपा का कि सहयोगियों से मुक्ति, यानी गठबंधन की राजनीति से मुक्ति। अब ये प्रोजेक्ट, इसमें थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन इसकी शुरुआत भाजपा बहुत पहले से कर चुकी है। ये शायद उसके विरोधियों ने ध्यान न दिया हो, और भाजपा का जो सहयोगी अति महत्वाकांक्षी हो जाता है राजनीतिक रूप से, भाजपा को वो रास नहीं आता, पसंद नहीं आता। और जब उसका नाता टूटता है भाजपा से तो फिर वो कहाँ जाता है उसको खोजना मुश्किल हो जाता है। आप याद कीजिए, अभी पहले तत्काल की बात करते हैं। हरियाणा में अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले चुनाव हुआ, लगभग साल भर पहले कह लीजिए। उससे पहले जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें सरकार बनी थी दुष्यंत चौटाला के साथ। आज दुष्यंत चौटाला कहाँ हैं आपको याद है? किसी को मालूम है? हरियाणा के लोगों से पूछेंगे तो वो शायद न बता पाए ज़्यादातर लोग। और उस समय डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम एक चुनाव के बाद लापता हो गए, अदृश्य हो गए।
इसी तरह से सबसे लंबे दो सहयोगी, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना, जो महाराष्ट्र में बीजेपी से बड़ी पार्टी थी काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, और अकाली दल जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी रही, उसका मुकाबला सीधे कांग्रेस पार्टी से होता था और सत्ता की अदला बदली जो है अकाली दल और कांग्रेस के बीच में होता था। आज शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के पास है, जो बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना थी, वो तो एकनाथ शिंदे लेकर चले गए। उद्धव ठाकरे के पास जो खुरचन बची हुई है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये दो शब्द जो है ठाकरे सरनेम और मातोश्री, महाराष्ट्र की राजनीति में और मुंबई में खास तौर से ये एक भय पैदा करते थे और भय से उपजा सम्मान भी पैदा करते थे। आज वो दोनों चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब उद्धव ठाकरे से डरने वाला या उद्धव ठाकरे से प्रभावित होने वाला या उद्धव ठाकरे के प्रति सम्मान रखने वाला आपको महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं मिलेगा। उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे बाहर की बात कर रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे के दिन याद कीजिए, महाराष्ट्र में सरकार किसी की हो, लेकिन सिस्टम बाला साहब ठाकरे का चलता था। अब उद्धव ठाकरे के पास न सरकार है न सिस्टम है। जो फिल्म बाला साहब ठाकरे कह दें वो चलेगी, जो कह दें वो नहीं चलेगी, जो कह दें वो रिलीज़ होगी, जो मना कर दें वो रिलीज़ नहीं होगी। जिस कलाकार को कह दें कि इसको काम मिलना चाहिए उसको काम मिल जाएगा, जिसको मना कर दें उसको नहीं मिलेगा। सरकार में बैठे लोगों को भी मालूम था कि बाला साहब ठाकरे की बात को काटने का मतलब क्या होगा, तो उसकी हिम्मत नहीं करते थे। आपको याद होगा 1993 में जो बम विस्फोट हुए थे मुंबई में और उसके बाद दंगे हुए थे। एक श्री कृष्ण आयोग बैठा उसकी जांच के लिए। उसकी जांच की रिपोर्ट आई तो अगर मुझे ठीक याद है तो उस समय शरद पवार मुख्यमंत्री थे। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक्शन लेने का, उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई शरद पवार की, जिनको कुछ लोग गलतफहमीवश महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य बताते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे हर जिले में ऐसे चाणक्य होते हैं। तो शरद पवार की सारी राजनीति पैसे की थी, पैसे और माफिया के बल पर थी। और उनका आतंक ऐसा था कि केंद्र सरकार की बिठाई जांच कमेटी की रिपोर्ट आज तक उसके एनेक्सचर जो है पब्लिश नहीं किए गए, सार्वजनिक नहीं किए गए। और सब जानते हैं कि शरद पवार के रिश्ते बड़े माफिया, आतंकवादियों और बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स उनसे संबंध थे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में पैसे का सबसे बड़ा खेल अगर किसी ने किया, पैसे और माफिया का, तो शरद पवार ने किया। आज शरद पवार किस हालत में हैं आपको पता है, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी आखिरी तमन्ना रह गई है कि किसी तरह से अपनी बेटी को राजनीतिक रूप से स्थापित कर सकें। इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत बची नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना का क्या किया और उसके अलावा अकाली दल का, बादल परिवार जिसकी तूती बोलती थी पंजाब में, आज सुखबीर बादल जो है तनखैया घोषित हो चुके हैं सिख समाज में। उनकी पार्टी का हाल ये है कि उनकी पार्टी के बारे में कोई सुनने, उनकी पार्टी को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। भाजपा उनकी जूनियर पार्टनर थी, इसके बावजूद भाजपा के विधायक सांसद भले ही ना हो, कम हो, लेकिन भाजपा का प्रभाव आज की तारीख में पंजाब की राजनीति में अकाली दल से ज़्यादा है। उसको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, विधायक चुने जाएंगे नहीं चुने जाएंगे, सांसद बनेंगे नहीं बनेंगे, वो बात की बात है। आज अगर आप चर्चा करें पंजाब में तो अकाली दल की बात करने वाले कम मिलेंगे, भाजपा की बात करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। अब भाजपा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, चुनावी सफलता क्यों नहीं मिल रही, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसकी बात फिर कभी हो सकती है। तो ये मैंने 3-4 जो है साथियों की गिनती कराई। और उसके अलावा मैं बात कर रहा था कि भाजपा कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। 2 बताए मैंने, तीसरा प्रोजेक्ट है भाजपा का एक नई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाना। जनसंघ के समय से ये कहा जाता रहा है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक प्रयोगशाला है। सारे राजनीतिक जो भी राजनीति में नया करना होता है बीजेपी को, यहीं से शुरुआत होती है।
इसी लैब में टेस्टिंग होती है, तब फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बारे में फैसला होता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नई राजनीतिक प्रयोगशाला तैयार कर ली है, जिसका नाम है महाराष्ट्र। वही महाराष्ट्र जहां 2014 सिर्फ 11 साल पहले भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी थी और लगातार तीसरी बार पहले नंबर की पार्टी बनी है। और उसका लक्ष्य आप देखिए, मतलब गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के साथी हैं, एक नाथ शिंदे हैं, अजीत पवार साथ में हैं। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह चुनाव नतीजे आने के कुछ ही दिन बाद कहते हैं कि अगला चुनाव यानी 2029 में हम अकेले अपनी सरकार बनाएंगे। कोई डर नहीं है कि कोई साथी छोड़कर भाग जाएगा, विरोध करेगा। तो जब गठबंधन के साथियों का भय निकल जाता है तो उनकी ब्लैकमेलिंग पावर खत्म हो जाती है। आपका ये जो भय है वही आपके गठबंधन के साथियों को ब्लैकमेलिंग की पावर देते हैं। भाजपा ने उसको खत्म कर दिया है महाराष्ट्र में। अब स्थानीय निकाय चुनाव से इस प्रयोगशाला में एक नया प्रयोग हो रहा है। गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस बात की लगभग पूरी संभावना है कि गठबंधन के तीनों दल अलग अलग स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ेंगे। और एक नाथ शिंदे कह रहे हैं, देखिए जो दूसरे सबसे बड़े पार्टनर हैं, कि अलग चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के विरोधी हो गए, मतलब उन्होंने मानसिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया है। ये जो गठबंधन के साथियों से मुक्ति का अभियान है भाजपा का, ये महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर शुरू होगा और स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद आपको इसकी पूरी तस्वीर सामने दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी की आज भी विधानसभा में संख्या ऐसी है कि वो चाहे तो अकेले सरकार बना सकती है, लेकिन वही बात है चाणक्य की वो नीति कि जब विरोधी यानी कोई मजबूत पेड़ हो तो उसको काटना नहीं चाहिए, उसकी जड़ों को कमज़ोर करना चाहिए, और जब उसकी जड़ें कमज़ोर हो रही हों इस बीच में अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। महाराष्ट्र में भाजपा वही कर रही है, अपने सहयोगी दलों की जड़ काट रही है और अपनी ताकत बढ़ा रही है। और ये स्थानीय निकाय के चुनाव आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि विरोधी कितना कटे और भाजपा कितनी बढ़ी, उसी से आगे का मार्ग तय होगा। तो महाराष्ट्र से जो शुरुआत होगी वो देश के और कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा जहां गठबंधन है। और मेरा मानना है कि भले ही भाजपा आज तमिलनाडु में बहुत कमज़ोर हो, बहुत अच्छी स्थिति में ना हो, लेकिन उसका अगला निशाना यानी 2031 के विधानसभा चुनाव के लिए उसका निशाना होगा अन्ना द्रमुक। अगली लड़ाई तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा और अन्ना द्रमुक के बीच होगी। उनमें फैसला होगा कि आगे कौन जाएगा। द्रमुक का जो होना है मुझे लगता है 2026 में हो जाएगा। डीएमके का, एमके स्टालिन के परिवार की राजनीति अगर 2026 के चुनाव से खत्म हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। उनका संगठन बहुत मजबूत है, जनाधार बहुत है, सत्ता में है। ये सब देखते हुए आज ये कहना ये थोड़ा दूर की बात लगती है, दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन राजनीति में बदलाव इसी तरह से होते हैं। छोटा सा राज्य त्रिपुरा, जहां भाजपा का एक भी विधायक कभी हुआ ही नहीं, वहां 2/3 बहुमत से अपने सहयोगी के साथ सरकार बन गई और लगातार 2 बार बन चुकी है, तीसरी बार भी बन सकती है। असम 33% मुस्लिम आबादी वाला राज्य, 2 बार भाजपा की सरकार बन गई है और तीसरी बार भी बनेगी 2026 में। तो राजनीति में परिवर्तन ऐसे नहीं होते। महाराष्ट्र का उदाहरण दिया ही मैंने, 2014 में चौथे नंबर की पार्टी थी बीजेपी, आज लगातार 3 चुनाव से पहले नंबर की पार्टी है। और पहले नंबर की पार्टी ऐसी है कि नंबर 2 बहुत पीछे है। तो उसके बाद भाजपा का जो ये अभियान है, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, मेरा मानना है, जो मैंने उदाहरण दिया आपको, चाहे अकाली दल का हो, हालांकि शिवसेना का मामला महाराष्ट्र का ही आता है, चाहे हरियाणा का मामला हो, चाहे पंजाब का मामला हो, एक एक करके महत्वाकांक्षी सहयोगी दलों से छुटकारा पा लिया है बीजेपी ने। तो अब निशाना महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे और अजीत पवार है। इसमें से पहला नंबर लगेगा अजीत पवार का।
और उसके बाद एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे को अभी भाजपा कमज़ोर करेगी, अभी भाजपा काटेगी नहीं, मतलब साथ छोड़ेगी नहीं। भाजपा को अभी अपनी ताकत और बढ़ानी है। और आज आपसे कह रहा हूं कि इस प्रयोग का, इस अभियान का आखिरी शिकार जो होगा वो जनता दल यूनाइटेड। देश में एकमात्र पार्टी है जिसने भाजपा का साथ छोड़ा और फिर भी वो खत्म नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में पीडीपी को याद कर लीजिए। महबूबा मुफ्ती आज जीवाश्म बन गई हैं, सिर्फ नाम को दिखाने भर के लिए हैं, मतलब फॉसिल बन चुकी हैं। अब राजनीति में उनका फिर से उठना संभव दिखाई ही नहीं देता। कोई चमत्कार हो जाए, और चमत्कार राजनीति में ऐसे होते नहीं हैं। तो मैंने जिन पार्टियों के नाम गिनाए जो खत्म हो गई, एक और पार्टी है जो 2028 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ख़त्म होगी, जिसको भाजपा ही ख़त्म करेगी, जो इस समय भाजपा की सहयोगी है। उसका नाम है जनता दल सेक्युलर। मुझे नहीं लगता कि 28 में भाजपा विधानसभा चुनाव में जेडीएस से तालमेल करेगी। भाजपा की नज़र जेडीएस के वोट बैंक पर है। उसके वोट बैंक पर कब्जा कर लिया था डीके शिव कुमार ने 2023 में। वो कलिगा समाज से आते हैं। जेडीएस का भी आधार जो है वो कलिगा समाज में है, क्योंकि एचडी देवगौड़ा उस समाज से आते हैं। इस नाम पर कब्जा कर लिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना दे या न बनाए, दोनों हालत में वोकालिगा समाज जो है वो कांग्रेस के साथ फिर नहीं जुड़ने वाला। और उसके अलावा देवगौड़ा परिवार की राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है। वो केवल नाम चल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो कर्नाटक की राजनीति दो ध्रुवी हो जाएगी 2028 के चुनाव में। अभी भी हो चुकी है, लेकिन स्पष्ट रूप से हो जाएगी। भाजपा और कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। कोई ऐसा राज्य देश में नहीं दिख रहा है जहां कांग्रेस में सुधार हो रहा हो। जो उसकी स्थिति है उससे नीचे ही जा रही है। कहीं बहुत तेजी से जा रही है, कहीं बहुत धीरे धीरे जा रही है। तो कर्नाटक में जेडीएस जाएगी, लेकिन बिहार में जेडीयू इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में हैं, चुनावी राजनीति में हैं, तब तक भाजपा ऐसा कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा जेडीयू को चाहती है, जेडीयू से छुटकारा नहीं चाहती। जेडीयू को भाजपा में समाहित करना चाहती है, और जिसको अपने में समाहित आप करना चाहते हैं उसको आप काटते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति बनाते हैं कि वो आपके साथ आने के लिए मजबूर हो जाए, आप में समाहित होने के लिए मजबूर हो जाए। ये जो समय आ रहा है, आने वाले समय में कम से कम आप कह सकते हैं 2029 तक की जो राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी की लंबी छलांग, नई प्रयोगशाला, नए प्रोजेक्ट्स, उनकी सफलता की कहानी कहेगी। और इसकी ज़मीन तैयार हो चुकी है। जो पहले हुए उनको अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, जो होने वाला है उनकी बात कीजिए। और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होने जा रही है। महाराष्ट्र भाजपा की नई प्रयोगशाला है, ये आप मान कर चलिए। यहाँ से अभी बहुत सारे प्रयोग होने हैं। यहाँ से भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली है, गठबंधन की राजनीति की दिशा बदलने वाली है। और गठबंधन के साथियों के लिए संदेश भी है कि बड़ी पार्टी के साथ हो तो बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो, खासतौर से ऐसी बड़ी पार्टी जो लगातार बढ़ रही हो, जिसकी जनता में विश्वसनीयता हो, जिसके पास लोकप्रिय नेतृत्व हो, संगठन की शक्ति हो, और सबसे बड़ी बात राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, देश के बारे में सोचने का जज्बा हो, देश से प्रेम हो, देश की संस्कृति से प्रेम हो, और देश को आगे ले जाने की लालसा हो मन में। उसको ज़रा हैंडल विथ केयर का रास्ता अपनाना चाहिए उसके साथ। जो नहीं करेगा उनका वही हश्र होगा जिनका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।